इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 151। महान मिंग साम्राज्य के शाही शहर में एक काली हवा चली और एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दीपिका ने बैंगनी काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। अंधेरे में वह एक सुंदर और महान बैंगनी गुलाब की तरह लग रही थी। उसने कठोर और उदास शाही शहर में एक अजीब सुंदरता जोड़ दी। दीपिका धीरे धीरे महल के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर कुछ प्राचीन सूखे कुएं थे। अचानक चिपचिपा खून चुपचाप दिखाई दिया। थोड़ी देर में फटे काले कपड़ों में 7 से 8 अस्त व्यस्त बूढ़े सूखे कुएं से बाहर निकले। वे कुएं के पास खड़े थे, उनके चेहरे खून से लथपथ थे। उन्होंने अपने हाथों में ताज़ा दिल पकड़े हुए थे और मुस्कुराते हुए दीपिका की पीठ को घूर रहे थे। उनके शरीर से भयानक हत्या का इरादा जल्दी से फैल गया। वे जमीन पर काली छाया में बदल गए और दीपिका की ओर दौड़ पड़े। हम्फ! दीपिका की खूबसूरत आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपना सुंदर हाथ लहराया और एक सुंदर बैंगनी प्रकाश हवा में फूट पड़ा, जो कुछ किरणों में विभाजित हो गया जो पुराने भूतों पर जा गिरे। हु टिल्ड अपडेट्स बाय। बैंगनी प्रकाश आग की लपटों में बदल गया और भूत के शरीर पर जलने लगा। एक पल के लिए 1000 मीटर के क्षेत्र में दयनीय चीखें गूंज उठीं। दीपिका के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि वह महल में टहल रही थी। उफ! उसके चेहरे पर और भी ज्यादा शक्तिशाली और मछली जैसी गंध वाली हवा बह रही थी। सैकड़ों बख्तरबंद महल के पहरेदारों ने अपने हथियार उठाए और दीपिका पर हमला कर दिया। उनकी त्वचा बहुत सड़ी हुई थी और सड़ा हुआ मांस और खून उनके शरीर से बहकर जमीन पर आ गया था। ये बहुत ही घिनौना था। इतना कम स्तर का भूत भी आध्यात्मिक चक्र चरण तक पहुंच सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे सैनिकों को 15 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। दीपिका ने लापरवाही से भूतों की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसका सामना जिस भूत राजा से हुआ वह निश्चित रूप से असाधारण था। इससे उसकी हत्या करने की इच्छा भी जागृत हुई। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक और बैंगनी प्रकाश हवा में फूट पड़ा, जिसने सभी भूत रक्षकों को जलाकर राख कर दिया। दीपिका ने 2 कदम आगे बढ़ाए और ठंडे स्वर में कहा, यहाँ से निकल जाओ। महल के हॉल के प्रवेश द्वार पर एक ड्रैगन की पोशाक में एक आदमी अचानक लाशों के ढेर से बाहर निकला। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी और उसका आसन शांत था। वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था। कमल ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। नमस्कार महाराज। वह महान मिंग साम्राज्य का राजा था। उसने दीपिका के दौरे के दौरान उसे एक बार देखा था, इसलिए उसने एक नज़र में अपने सामने खड़ी बैंगनी रंग की खूबसूरत महिला को पहचान लिया। वह महारानी मिस्टिक आइज थी। दीपिका की आंखें जल रही थीं। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि कमल एक भ्रम है। हालांकि वह कमल के भेष को उजागर करने की जल्दी में नहीं थी। उसने शांति से पूछा, भूतों की अराजकता का कारण क्या है? जब कनिका ने अराजकता की जांच करने के लिए लोगों को भेजा, तब तक ग्रेट मिंग किंगडम के शाही महल ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया था। इसलिए दीपिका केवल कमल से व्यक्तिगत रूप से ग्रेट मिंग किंगडम की अराजकता के कारण के बारे में पूछ सकती थी। कमल ने इस बारे में सोचा और कहा, महाराज, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने 3 दिन पहले शाही मकबरे में सो रहे पूर्वज सम्राट को गलती से परेशान कर दिया था जब मैं पूर्वजों की पूजा कर रहा था, इसलिए इसने अराजकता को आकर्षित किया। दीपिका गहरी सोच में पड़ गई। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग के इतिहास में सबसे बड़ी भूत अराजकता भी विभिन्न देशों की शाही कब्रों से शुरू हुई थी। शाही मकबरे में दफन उन पैतृक सम्राटों को एक रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति ने भूत राजाओं में बदल दिया और उन्होंने पूरे देश में तबाही मचा दी। फिर इन देशों से ये तेजी से पूरे उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में फैल गया। ये बेहद खतरनाक था। चूंकि उन्होंने एक चाल चली है, इसलिए हमें मास्टरमाइंड को ढूंढना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। दीपिका का मानना था कि यह अराजकता निश्चित रूप से एक संयोग नहीं थी, बल्कि पर्दे के पीछे किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर की गई हरकत थी। अब उसे यह पुष्टि करनी थी कि पर्दे के पीछे उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग को कौन नुकसान पहुंचा रहा था। कमल ने फिर से एक डरावनी आवाज में कहा, महाराज, पाताल लोक अंधकार में और उजाड़ है। महिला भूत भी दयनीय हैं। मैं उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके पास तुम्हारी जैसी सुंदर महिलाओं की कमी है। तुम भी नीचे क्यों नहीं आती? दीपिका ने ऊपर देखा। कमल का मांस जल्दी ही सड़ गया और उसके शरीर से एक हिंसक भूत की आभा बाहर निकली। दीपिका ने ध्यान से महसूस किया और पाया कि कमल वास्तव में सर्वोच्चता क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि उसके लिए सर्वोच्चता क्षेत्र कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि नरक बुरा है? मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा ताकि तुम भूत बनकर भी न रह सको। कमल को अपना खून से लथपथ मुंह खोलते और काटते हुए देखकर दीपिका ने रहस्यमयी बर्फ की तलवार निकाली। स्विश! एक नीली रोशनी चमकी और कमल तुरंत जम गया। फिर एक धमाके के साथ कमल धूल में बदल गया और जमीन पर गिर गया। ये चाल दीपिका द्वारा बनाई गई एक आत्मावध तकनीक थी जिसे दानव कबीले की साधना तकनीक के साथ जोड़ा गया था। ये सरल लग रहा था, लेकिन ये भूतों का पूर्ण विनाशक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आत्मा जैसी ईथर चीज को बर्फ में बदल सकता था और उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। दीपिका फिर जल्दी से हॉल में चली गई और उसने अपने सामने लाशों के ढेर और खून की नदियां देखीं।
लाशों के विशाल ढेर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक काली आकृति क्रॉस लेग बैठी थी और पागलपन से सभी दिशाओं में मृत्यु की अंतहीन आभा को अवशोषित कर रही थी। एक अर्ध सम्राट दायरे भूत राजा। दीपिका ने एक चिढ़ाने वाली नज़र दिखाए। ये भूत राजा स्वाभाविक रूप से महान मिंग साम्राज्य का संस्थापक सम्राट किसानलाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वंशज को मारने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। किसानलाल ने अचानक अपने शरीर में मौजूद सारी भूतिया आभा को इकट्ठा किया और दीपिका पर एक दयनीय दहाड़ लगाए। दहाड़। इस समय पूरा महल भूतिया आभा से भर गया था जिसने आसमान को काला कर दिया था। इंपीरियल सिटी के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन से अनगिनत भूत प्रकट हुए। पलक झपकते ही यह एक नदी में इकट्ठा हो गया जो इंपीरियल पैलेस की ओर इकट्ठा हो गई। ये दृश्य देखकर कनिका, झाओ यिलोंग और अन्य लोग चौंक गए। सभी भूत बाहर हैं। इतने बड़े हंगामे के साथ वे महामहिम पर हमला कर रहे होंगे। ग्रेट मिंग किंगडम की आबादी 10 अरब लोगों की थी। अकेले इंपीरियल सिटी में 10 मिलियन लोग थे। अब जब ये लोग भूत बन गए थे तो उनकी घातकता की कल्पना की जा सकती थी। उफ! इस समय एक बैंगनी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई महल के केंद्र से आसमान में चली गई। सबने ऊपर देखा। एक विशाल रहस्यमयी बर्फ दिव्य फीनिक्स सुनहरी रोशनी और बर्फ की आभा से घिरा हुआ था जिसने महल के पूरे आकाश को ढक लिया था। इसकी दिव्य शक्ति के तहत सारा अंधकार और भूत आभा भ्रामक थी और तुरंत बिखर गई। इस दिव्य शक्ति के दबाव को महसूस करने के बाद कनिका और अन्य लोग चौंक गए। यह महारानी की आभा है। उनकी दिव्य शक्ति विशाल और शक्तिशाली है। क्या ये हो सकता है कि महारानी पहले ही सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं? ये बहुत संभव है। दीपिका बहादुर थी और युद्ध में अच्छी थी। वर्षों से उसने हर जगह अभियानों पर सेना का नेतृत्व किया था। झाओ यिलोंग जैसे उच्च पदस्थ जनरल को उसकी आभा और दबाव की गहरी समझ थी। अब न केवल कनिका बल्कि झाओ यिलोंग ने भी निर्धारित किया कि दीपिका की ताकत पहले ही सम्राट क्षेत्र को पार कर चुकी थी। धमाका। इस समय दीपिका की दिव्य शक्ति ने शाही शहर के सभी भूतों को चकनाचूर कर दिया। लाखों भूत, चाहे वे किसी भी लोक में हों, उसके दबाव में गैस में बदल गए। हाँ, असंभव। किसानलाल को लगा कि शाही शहर के सभी भूत तुरंत गायब हो गए हैं और वह तुरंत इस हद तक चौंक गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। जब वह अपने होश में आया तो उसने असीम भूतिया आभा इकट्ठा की और दीपिका पर हमला करते हुए दहाड़ लगाए। बेकार। दीपिका ने तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किया। उसने रहस्यमयी बर्फ की तलवार घुमाई और किसानलाल को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और किसानलाल के माथे को ढकने के लिए एक रहस्यमयी बैंगनी मुहर बनाई। जैसे जैसे बैंगनी मुहर घूमती रही, दीपिका ने जल्दी से किसानलाल की आध्यात्मिक भावना प्राप्त की और बलपूर्वक उसकी सभी यादें निकाल लीं। रक्त आत्मा संप्रदाय, ये वास्तव में आप लोग हैं। दीपिका की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। किसानलाल महान मिंग साम्राज्य का संस्थापक सम्राट था और हजारों साल पहले मर चुका था। उसे भूत राजा के रूप में पुनर्जीवित करने और भूत शिशु का पालन पोषण करने और इतने कम समय में बुरी आत्माओं को बनाने के लिए मास्टरमाइंड कम से कम एक सम्राट क्षेत्र का भूतिया साधक था। इसके अलावा इस भूतिया साधक को किसानलाल के शरीर में अपनी आध्यात्मिक भावना का एक हिस्सा प्रत्यारोपित करने की जरूरत थी ताकि वह इतने सारे काम कर सके। इसलिए जब तक दीपिका किसानलाल की आध्यात्मिक भावना को बलपूर्वक प्राप्त करती है, वह मास्टरमाइंड को खोजने में सक्षम होगी। रक्त आत्मा संप्रदाय। दीपिका, जो इतिहास में अच्छी तरह से वाकिफ थी और 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के इतिहास को जानती थी, इससे अपरिचित नहीं थी। उसने पहले अनुमान लगाया था कि यह अराजकता रक्त आत्मा संप्रदाय से संबंधित हो सकती है। अब जबकि यह सत्यापित हो चुका था, इसने उसके विचारों की पूरी तरह पुष्टि कर दी थी। 30,000 साल पहले अराजकता रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा बनाई गई थी। दुर्भाग्य से वे अंत में बुरी तरह हार गए। ऐसा लगता है कि इस संप्रदाय ने वास्तव में अपने बुरे तरीकों को नहीं बदला था और पुनर्जीवित हो गया था। दीपिका के लिए उसके पास आगे केवल एक ही काम था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बार बार उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग पर आक्रमण करो? तुम्हारा रक्त आत्मा संप्रदाय नष्ट होने के योग्य है। दीपिका ने उत्तर पश्चिम दिशा में हत्या के इरादे से देखा और गायब होने से पहले एक सुंदर बैंगनी प्रकाश में बदल गई। शिकी राष्ट्र, राजमहरा मोनिका, विवान और आदित्य के नेतृत्व में फिर से यहाँ आया। जैसे ही वे जेड गाड़ी से बाहर निकले, छोटी लड़कियां राजमहरा को खींचने और मोनिका के पीछे उसके बेडरूम में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकीं। जब वह मोनिका के बेडरूम के सामने पहुंचा तो राजमहरा दरवाजे पर रुक गया। मोनिका चौंक गई। पत्नी, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? यह अनुचित है, राजमहरा ने शांति से कहा। ये सुनकर मोनिका शर्मा गई। तभी उसे याद आया कि वह अभी भी कुंवारी है। किसी पुरुष को लापरवाही से प्रवेश करने देना बहुत अनुचित था। राजमहरा कितने विनम्र और शिष्ट थे, ये देखकर मोनिका और भी अधिक उनकी ओर आकर्षित हो गई। यह आदमी शिष्ट और विनम्र था, लेकिन वह बहुत ही ऊंचे दर्जे का भी लग रहा था। वह वाकई आकर्षण से भरा हुआ था। अध्याय 152। तो कॉन्सर्ट, मैं उन्हें अंदर ले आऊंगी। मोनिका ने प्रशंसा से राजमहरा को देखा और अनन्या और बाकी लोगों को बेडरूम में ले आए। वाह आंटी, आप वाकई कमाल की हैं। उन्होंने मोनिका के बेडरूम में बुकशेल्फ पर रस्सी से बनी सभी तरह की कलाकृतियां देखीं। अनन्या और बाकी लोगों के चेहरे पर बेहद हैरानी के भाव थे। मोनिका ने खुशी से कहा, अगर आपको वे पसंद हैं तो आप उन सभी को ले जा सकती हैं।
चारों छोटी लड़कियों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं चलेगा, माँ ने कहा कि हम लालची नहीं हो सकते। चाहे हमें कितना भी पसंद हो, हम दूसरों से सब कुछ नहीं ले सकते। मोनिका ने देखा कि वे चारों बहुत समझदार और प्यारे थे। वह अपने दिल में उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। महारानी वाकई ज्ञानी और समझदार थीं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से की। मोनिका ने कहा, तो मैं आप दोनों को दो उपहार दूंगी। वाह, शुक्रिया आंटी। छोटी लड़कियां तुरंत नाचने लगीं। मुझे फूल चाहिए, मुझे भी, मुझे एक फूल और एक छोटी चिड़िया चाहिए, मुझे 2 राक्षस जानवर चाहिए। अगर राक्षस जानवर नहीं हैं तो भूल जाओ, मेरे पास 2 छोटे जानवर होंगे। छोटी लड़कियों ने अपने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ क्रमशः अपनी पसंद की 2 हस्तकलाएं चुनी। वैसे आंटी, क्या हम आपसे रस्सी बुनना सीख सकते हैं? अनन्या ने उम्मीद से पूछा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह मोनिका से चुपके से कुछ तकनीकें सीखेगी और अपने पिता और माँ को सरप्राइज देगी। हम भी सीखना चाहते हैं, रिया और अलीशा ने एक साथ कहा। राधिका ने उनसे उत्सुकता से पूछा, बहनों, आप इसे इतना क्यों सीखना चाहती हैं? अनन्या ने कहा, तो हम पापा और मम्मी को सरप्राइज दे सकते हैं। ओह ओह, ये सही है। राधिका की आंखें चमक उठीं। अगर वे मोनिका की तरह कुछ अच्छा बना पाते तो उनके माता पिता निश्चित रूप से बहुत खुश होते। शायद वे फिर से उनके साथ सो भी जाते। तो चलो अब आंटी से सीखते हैं, राधिका ने सुझाव दिया। हाँ, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अनन्या, रिया और अलीशा ने एक दूसरे को एक साथ खुश किया। उन्होंने अपने पापा और मम्मी को एक बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया। बेडरूम के बाहर खड़े राजमेहरा अपनी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से अपनी बेटियों पर ध्यान दे रहे थे और स्वाभाविक रूप से उनकी सहमति सुन ली। इसलिए राजमेहरा अपना सिर हिलाए बिना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये छोटी लड़कियां वास्तव में पुत्रवत और होशियार थीं। चूंकि वे सरप्राइज देना चाहती थीं, इसलिए वह इंतजार करेंगे। इस समय बेडरूम में मोनिका ने अनन्या और अन्य लोगों को रस्सी कला की मूल बातें गंभीरता से समझाईं। सबसे पहले हम आमतौर पर बटन नॉट, फ्लैट नॉट, कॉर्न नॉट, डायमंड नॉट का उपयोग करते हैं। यदि आप जानते हैं कि इन रस्सियों को कैसे बांधना है, तो आप उन्हें विभिन्न सामग्रियों और शिल्पों के साथ जोड़कर उन्हें अपनी इच्छानुसार बुन सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि छोटी लड़कियों ने लगभग तुरंत समझ लिया। इसलिए उसने एक मुट्ठी रस्सी निकाली और उन्हें चरण दर चरण बुनाई की विधि सिखाई। 5 मिनट से भी कम समय में छोटी लड़कियों ने पहले से ही 2 प्रकार की गांठें सीख ली थीं। फिर मोनिका के मार्गदर्शन में उन्होंने 2 रस्सी सहायक उपकरण बनाए। आप वास्तव में बहुत होशियार हैं। छोटी लड़कियों को इतनी जल्दी सुधारते हुए देखकर मोनिका ने उनकी ईमानदारी से प्रशंसा की। बेशक, छोटी लड़कियों ने गर्व के भाव प्रकट किए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पिता और माँ सबसे शक्तिशाली लोग हैं। मोनिका को वास्तव में ईर्ष्या हुई जब उसने देखा कि वे उसके माता पिता की कितनी प्रशंसा करते हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसे 4 बच्चों के साथ कॉन्सर्ट और महारानी बहुत खुश होंगी। फिर मोनिका के नेतृत्व में छोटी लड़कियां उसके पीछे बेडरूम से बाहर चली गईं। पिताजी, मुझे आपको सबसे पहले एक सरप्राइज दिखाना है। मुझे भी, अनन्या और बाकी लोगों ने रहस्यमयी भाव प्रकट किए। क्या सरप्राइज है? राजमेहरा ने अनजान होने का नाटक किया और एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति की। मोनिका ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। कॉन्सर्ट को बेडरूम में बच्चों द्वारा रस्सी बुनने के बारे में कैसे नहीं पता हो सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉन्सर्ट अभिनय में इतना अच्छा होगा। दादा, ये है। छोटी लड़कियों ने अपने हाथों में रस्सी के सामान को ऊपर उठाया। राजमेहरा ने देखा कि अनन्या ने शांति की गांठ बुनी, रिया ने फूल और पौधे बुने, अलीशा ने एक कंगन बुना और राधिका ने 9 सिर वाला राक्षस जानवर बुना। अनन्या की पीस नॉट बहुत उत्सवी लग रही है। रिया के फूल बहुत चमकीले हैं। अलीशा का ब्रेसलेट बहुत परिष्कृत है। राधिका का 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर भी बहुत प्यारा है। राजमेहरा ने एक एक करके उनका मूल्यांकन किया। वाह, डैडी बहुत बढ़िया हैं। ये सही है। डैडी एक नज़र में बता सकते हैं कि हमने क्या बुना है। डैडी द्वारा प्रशंसा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, छोटी लड़कियां अपने जानकार पिता द्वारा प्रशंसा पाकर तुरंत बहुत खुश हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उनके पिता को यह सरप्राइज वाकई पसंद आया। मोनिका फिर से भावुक और प्रभावित हुई। कॉन्सर्ट बच्चों के साथ बहुत धैर्यवान था और प्रशंसा और प्रोत्साहन से भरा हुआ था। वह वास्तव में एक आदर्श पिता था। ऐसे आदर्श व्यक्ति के लिए 10 बच्चों को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दहाड़! अचानक दूर से एक हिंसक दहाड़ सुनाई दी, जिससे बेडरूम के सामने का खुशनुमा माहौल बहुत कम हो गया। मोनिका और अनन्या ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने अपने सामने महल के ऊपर आसमान में एक हल्का काला धुआं तैरता हुआ देखा। क्या ये हो सकता है कि मेरे पिता को कुछ हो गया हो? मोनिका एक नज़र में बता सकती थी कि काला धुआं उसके पिता के बेडरूम में दिखाई दिया। तो चलो जल्दी से जाकर देखते हैं। अनन्या और बाकी लोगों ने जल्दी से मोनिका को अपने साथ खींच लिया। अभी अभी आंटी ने उन्हें रस्सी बुनना सिखाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आंटी की कुछ चिंताओं को साझा करने में मदद करनी थी। अपनी प्यारी बेटियों को मोनिका के साथ आगे भागते देख राजमेहरा तेजी से उनके पीछे चल पड़ा। इस समय राजा के शयनकक्ष के बाहर चौक पर एक खून से लाल आदमी जो लगातार काला धुआं छोड़ रहा था, 2 मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 जंजीरों के दूसरे छोर पर 5 मजबूत पहरेदार।
थे जो उन्हें क्रमशः खींच रहे थे और उस आदमी को मुक्त नहीं होने दे रहे थे। इन पहरेदारों के लाल चेहरे से ये स्पष्ट रूप से लग रहा था कि यह आदमी बहुत मजबूत था, और यह आदमी अभिजीत शेरगिल था। अमिताभ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वावन ने दया और पछतावे से भरी आंखों से अभिजीत शेरगिल को देखा। तथाकथित ज़ॉम्बी परिवर्तन कुछ रहस्यमय बाहरी कारकों द्वारा उत्तेजित होने के बाद एक लाश के पुनरुत्थान को संदर्भित करता था। हालांकि पुनर्जीवित होने के बाद वह पूरी तरह से अपनी मानवता खो बैठा और बिना चेतना के एक चलती फिरती लाश बन गया। पिता ज़ॉम्बी में क्यों बदल गए? आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह जानता था कि ज़ॉम्बी परिवर्तन क्या होता है, लेकिन उसके पिता के साथ अचानक ऐसी अजीबोगरीब घटना क्यों घटी? ध्यान से सोचने के बाद वह अचानक जाग गया। अभिजीत शेरगिल की बीमारी से लेकर उसकी मृत्यु तक उसे लगा कि अभिजीत शेरगिल का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। ऐसा लग रहा था कि अभिजीत शेरगिल ने जीवित रहते हुए कुछ बहुत ही भयानक अनुभव किया होगा, जिसके कारण वह अचानक उत्परिवर्तित हो गया। अमिताभ, अब ये कहना बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले उससे ठीक से निपटा जाए, वावन ने कहा। उसने पाया कि अभिजीत शेरगिल की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। अब अभिजीत शेरगिल पहले ही स्पिरिट स्टेज पर पहुंच चुका था। अगर यह जारी रहा तो वह शायद जल्द ही सर्वोच्चता क्षेत्र में पहुंच जाएगा। भाई, आपको क्या लगता है कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? ये वावन ही था जिसने अभी अभी अभिजीत शेरगिल को सफलतापूर्वक वश में किया था, इसलिए आदित्य को उस पर बहुत भरोसा था। अमिताभ, जब से हालात इस हद तक पहुंचे हैं, मैं उसे मारने के लिए केवल वज्र बिजली तावीज़ का उपयोग कर सकता हूं। वावन ने असहाय होकर आह भरी। वज्र बिजली तावीज़ शुद्ध स्वर्गीय बिजली खींच सकता था। चरमयान की बिजली की शक्ति लाशों और भूतों को नियंत्रित करने के लिए एक उत्कृष्ट खजाना थी। आदित्य ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि अब यही एकमात्र तरीका था। अगर अभिजीत शेरगिल इसी तरह जारी रहा तो महल में शायद हर कोई उसके द्वारा नरसंहार कर दिया जाएगा। वावन ने सिर हिलाया और एक सुनहरा तावीज़ निकालने के लिए अपना हाथ हिलाया। जाओ। जैसे ही वज्र बिजली तावीज़ अभिजीत शेरगिल की ओर उड़ी, एक शुद्ध सुनहरी बिजली उतरी और एक असाधारण आभा के साथ तावीज़ के चारों ओर लिपट गई। धमाका। हालांकि इससे पहले कि ताबीज अभिजीत शेरगिल के पास पहुंच पाता, उसके मुंह से खून की धार बहने से वह जलकर राख हो गया। ये वावन चौंक गया। यह एक धर्म खजाना स्तर का ताबीज है। ये वास्तव में उसके करीब नहीं आ सकता। आदित्य और गार्डों का समूह मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफने लगा, क्योंकि न केवल उन्होंने पाया कि अभिजीत शेरगिल ताबीज को नष्ट कर सकता है, बल्कि उसकी ताकत भी तुरंत बढ़ गई। हमें क्या करना चाहिए? आदित्य और बाकी लोग घबरा गए। इस समय उनके पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। ज़ॉम्बी परिवर्तन के कुल 18 प्रकार हैं। वे ज़ॉम्बी, रक्त ज़ॉम्बी, छाया ज़ॉम्बी, मांस ज़ॉम्बी और इसी तरह विभाजित हैं। उनमें से ज़ॉम्बी और रक्त ज़ॉम्बी सबसे क्रूर हैं। धर्म खजाना स्तर का थंडर तावीज़ जो आप उपयोग कर रहे हैं वह साधारण ज़ॉम्बी परिवर्तनों से लड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये सबसे क्रूर लाशों और खूनी लाशों के खिलाफ बेकार है। वावन, आदित्य और अन्य लोगों ने पलटकर देखा कि राजमेहरा पहले से ही बच्चों के साथ उनके सामने खड़ा था। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। पता चला कि ज़ॉम्बी परिवर्तन के कई प्रकार हैं। दूसरी बार सोचने पर कॉन्सर्ट के साथ अभिजीत शेरगिल से निपटना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। वावन ने उत्सुक भाव से पूछा, कंसोर्ट के अनुसार क्या ये हो सकता है कि शिकी राष्ट्र का राजा ज़ॉम्बी या खूनी ज़ॉम्बी बन गया है? हाँ, राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है कि वह एक खूनी लाश बन गया है। इसके अलावा वह एक बहुत अच्छी भूमि में ज़ॉम्बी परिवर्तन से गुजरा, जहां अच्छी फैंग शुई थी। इसलिए दुनिया की डार्क एनर्जी को इकट्ठा करके उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। राजमेहरा की यह बात सुनकर सभी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। ऐसी अस्पष्ट जानकारी को इतनी स्पष्टता से जानने वाली कॉन्सर्ट वाकई विद्वान थी। आदित्य ने जल्दी से पूछा, चूंकि कॉन्सर्ट को शव परिवर्तन के बारे में इतना कुछ पता है, तो आप मेरे पिता के साथ ठीक से पेश आ सकती होंगी, है न? राजमेहरा मुस्कुराए। यह आसान है। ये कहते हुए उन्होंने अपना पतला और सुंदर दाहिना हाथ उठाया और हवा में झटका दिया। ओवटिल्ड, बिजली की एक बोल चमकी और 5 तत्वों की थंडर आर्ट द्वारा उत्पन्न बिजली वास्तव में उसके हाथ में 1000 फुट लंबी बिजली की चाबुक में बदल गई। फिर राजमेहरा ने बिजली की चाबुक पकड़ी और अभिजीत शेरगिल पर चाबुक चलाया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ सभी लोग चौंक गए जब बिजली अभिजीत शेरगिल के शरीर पर फटी और उसके शरीर पर काला धुआं बिखर गया। पहले पागल और उग्र अभिजीत शेरगिल तुरंत चुप हो गए। अध्याय 153। बिजली एक चाबुक की तरह होती है और ये लाशों और भूतों को वश में कर सकती है। कॉन्सर्ट वास्तव में वज्र थंडर भगवान का पुनर्जन्म है, विवान ने खुद से कहा। बौद्ध संप्रदाय में थंडर तकनीक से संबंधित कई तावीज़ शास्त्र थे। आमतौर पर स्वर्गीय बिजली को उद्धृत करने के लिए किसी को तावीज़ उकेरना पड़ता था और मंत्र पढ़ना पड़ता था। केवल थंडर तकनीक वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति ही तावीज़ का उपयोग किए बिना सीधे स्वर्गीय बिजली को ट्रिगर कर सकता है और इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। विवान ने कभी किसी को नहीं देखा था जो राजमेहरा की तरह 5 तत्वों की दिव्य थंडर के साथ खेल सकता हो। अंत में वह अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए केवल राजमेहरा को वज्र थंडर भगवान के पुनर्जन्म के रूप में मान सकता था।
जहां तक आदित्य, मोनिका और ग्रेट मिंग इंपीरियल पैलेस के कई रक्षकों का सवाल है, वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। राजमहरा ने एक बिजली के चाबुक से ही उस क्रूर और शक्तिशाली रक्त ज़ोंबी को मार गिराया। उन्होंने ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि इस बिजली के चाबुक में स्वर्गीय बिजली की शक्ति कितनी भयानक थी। जहां तक राजमहरा की बात है, उनकी नज़र में वह थंडर के देवता की तरह राजसी और लंबा लग रहा था, जबकि उसके हाथ में बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए स्वर्गीय थंडर शॉवल था। हाँ, ये फिर से जीवित हो गया। जैसे ही सभी भावुक होकर आहें भर रहे थे, रिया अचानक सदमे में चिल्ला उठी। सभी ने तुरंत अपना ध्यान अभिजीत पर केंद्रित कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर का काला धुआं छटने के बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी छाती हिंसक रूप से धड़कने लगी। आदित्य चौंक गया। पत्नी, क्या मेरे पिता फिर से उत्परिवर्तित हो गए हैं, या वे जीवित हैं? राजमहरा ने शांति से कहा, वे मरे नहीं हैं। वास्तव में यह एक अजीब घटना है। विवान जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। उसने ईमानदारी से पूछा, पत्नी, वह पहले ही ज़ॉम्बी में बदल चुका है। इससे साबित होता है कि वह इससे पहले ही मर चुका था। वह अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? उसे लगा कि राजमहरा की क्षमता के साथ वह स्वाभाविक रूप से बकवास नहीं करेगा। ज़ॉम्बी में बदलने के बाद फिर से जिंदा होने की बात करें तो यह असंभव प्रतीत होता है। राजमहरा ने कहा, उसका ज़ॉम्बी परिवर्तन काफ़ी अलग है। इसे सरल शब्दों में कहें तो अन्य ज़ॉम्बी परिवर्तन मृत्यु के बाद होते हैं, और उसका ज़ॉम्बी परिवर्तन तब शुरू हुआ जब वह जीवित था। आप इसे उत्परिवर्तन के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि वह लाश के जहर से संक्रमित था। अभी अभी मेरी बिजली की शक्ति ने उसके शरीर में लाश के जहर को जला दिया, इसलिए इसने उसे जीवित रहने का मौका दिया। मैं समझ गया। सौभाग्य से आप मौजूद थे, पत्नी। ये सही है। अगर आज पत्नी नहीं होती तो शिकी राष्ट्र की शक्ति गतिशीलता शायद बदल जाती। विवान, आदित्य और अन्य लोगों ने पवित्र विस्मय के साथ कहा। मोनिका ने भी राजमहरा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। पत्नी, मैं वास्तव में आपकी दयालुता का ऋण नहीं चुका सकती। राजमहरा ने उन्हें शांति से देखा। कुछ भी नहीं। विवान, आदित्य और मोनिका ने चुपचाप सिर हिलाया। ये सही है। किसी देश के राजा को बचाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पत्नी की नज़र में ये वास्तव में एक छोटी सी बात थी। इस समय अभिजीत ने अचानक आह भरी और अपनी आंखें खोलीं। पिताजी। मोनिका और आदित्य जल्दी से आगे बढ़े। अभिजीत ने चौंककर अपनी आंखें खोलीं। मैं मरा नहीं हूँ। क्या हो रहा है? उसे अभी भी याद था कि 7 दिन पहले से उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो गई थी और वह पहले से ही अपनी आखिरी सांस ले रहा था। लेकिन अब उसे न केवल अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, बल्कि उसका पूरा शरीर गर्म था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने चरम पर लौट आया है। मोनिका मुस्कुराए। पत्नी ने तुम्हें बचाया। पत्नी। अभिजीत जल्दी से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि राजमहरा कुछ ही दूरी पर खड़ा था, जो किसी देवता की तरह दिख रहा था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पत्नी। अभिजीत जल्दी से राजमहरा के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। राजमहरा ने पूछा, क्या तुमने इन दिनों अच्छे फेंग शुई वाले कुछ स्थानों पर कोई बुरी चीज़ देखी है? अच्छा, फेंग शुई, बुरी चीज़ें। अभिजीत ने इस बारे में ध्यान से सोचा और कहा, पत्नी, 7 दिन पहले मैंने संस्थापक सम्राट की याद में शाही मकबरे में एक समारोह आयोजित किया था। फेंग शुई के संदर्भ में हमारे देश का शाही मकबरा शाही महल से 150 किलोमीटर दूर है। यह बाईं और दाईं ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और उत्तर और दक्षिण में पानी से घिरा हुआ है। यह एक प्राचीन जंगल में भी है। फेंग शुई मास्टर के अनुसार उस स्थान पर बहुत बढ़िया फेंग शुई है। जहां तक बुरी आत्मा की बात है, क्या ये हो सकता है कि मैंने शाही मकबरे में कब्र में कुछ देखा हो? बगल में मौजूद पहरेदारों को हटाने के बाद उसने राजमहरा को सब कुछ बता दिया। तो शाही मकबरे की कब्र में एक गुप्त कमरा था जिसमें शिकी राष्ट्र की लगभग 1/3 संपत्ति छिपी हुई थी। पूजा प्रक्रिया के दौरान इन सोने, चांदी और आभूषणों की जांच करने के लिए वह एक बार शाही मकबरे में कब्र में घुस गया था और उसके बछड़े को कब्र में लकड़ी के एक टुकड़े से गलती से छेद दिया गया था। राजमहरा ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको वहां लाश के जहर से जहर दिया गया था और आप उत्परिवर्तित होने लगे। राजमहरा के पास परम रहस्य सूत्र था। राजमहरा 30,000 साल पहले उत्तरी रहस्य स्वर्ग में हुई विशाल भूत अराजकता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय की अराजकता अभिजीत की लाश के परिवर्तन की प्रक्रिया के लगभग समान थी। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि अभिजीत की लाश का परिवर्तन एक संयोग नहीं था। उसकी लाश के परिवर्तन का स्रोत शिकी राष्ट्र की शाही कब्र में छिपा हो सकता है। ये सुनकर अभिजीत की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। शिकी राष्ट्र के पूर्वजों और सम्राटों को कब्र में दफनाया गया था, यहाँ तक कि उसके जैसे जीवित व्यक्ति का भी ज़ोंबी रूपांतरण हो गया था। फिर वहां सो रहे पूर्वज और सम्राट। वह इस विचार से कांप उठी। अभिजीत ने जल्दी से कहा, पत्नी, यह एक गंभीर मामला है। कृपया संकट को हल करने और हमारे देश में शांति वापस लाने में मदद करें। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में उसने अनुमान लगाया कि इस तरह की बात केवल शिकी राष्ट्र में ही नहीं हो सकती है। यदि उसका अनुमान सही था तो उसे कार्रवाई करनी होगी और शिकी राष्ट्र और यहाँ तक कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग को अराजकता को खत्म करने में मदद करनी होगी। मुझे अपने शाही मकबरे में ले चलो, राजमहरा ने कहा। अभिजीत बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, पत्नी, कृपया मेरे पीछे आओ।
मोनिका, आदित्य और विवान जल्दी से पीछे चले गए। उनकी राय में भूतों के साथ पत्नी का व्यवहार देश के भविष्य से संबंधित था। हालांकि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन वे कॉन्सर्ट के पीछे पीछे चल सकते थे और अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए निरीक्षण और जयकार कर सकते थे। शिकी राष्ट्र के शाही मकबरे में बाहर से यह एक विशाल आदिम जंगल था जो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता था। प्राचीन पेड़ सूरज की ओर बढ़ते थे, इस जगह को जीवन शक्ति से भर देते थे। जंगल में शाही मकबरे के लिए वे राजसी और शानदार थे। जबकि यह एक शाही आभा से भरा था, यह एक वेदी की तरह भी महसूस होता था। इस समय शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक ग्रे वस्त्रधारी व्यक्ति 3 शिष्यों के साथ शाही मकबरे में जा रहा था। ग्रे वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में एक गोलाकार पत्थर की प्लेट थी। जैसे ही वह शाही मकबरे के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसके हाथ में पत्थर की प्लेट पर सुई और भी हिंसक रूप से कांपने लगी। इसके अलावा सामने से एक सड़ा हुआ गंध तैर रहा था। नवीन ने शाही मकबरे की गहराई में देखा और कहा, भयंकर आक्रमणों और उत्परिवर्तनों के साथ वास्तव में एक शक्तिशाली भूत इस जगह की रखवाली कर रहा है। वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के माओ पर्वत संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। उसके हाथ में पत्थर की प्लेट विशेष रूप से भूतों की खोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रू ड्रैगन प्लेट थी। उसके पीछे 3 शिष्यों ने गंभीर भाव प्रकट किए। वे अपने गुरु नवीन का अनुसरण करते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने पहले ही 3 शक्तिशाली भूतों को मार डाला था। हालांकि ये 3 भूत इस शाही मकबरे में मौजूद भूतों से कहीं कमतर थे, क्योंकि इस बार नवीन के हाथ में क्रू ड्रैगन प्लेट सबसे हिंसक रूप से हिली। क्रू ड्रैगन प्लेट जितनी तेजी से हिलती, भूत उतने ही शक्तिशाली होते। अध्याय 154 ओवटिल्ड। जैसे ही नवीन और उसके शिष्यों ने शाही कब्रों के प्रवेश द्वार में कदम रखा, एक गहरे बैंगनी रंग की सितारा रोशनी उतरी। नवीन जल्दी से घूमा, प्रकाश फैल गया और गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उस आदमी के लंबे सफेद बाल, तीखे चेहरे और बेहद तीखी नजर थी। उसके पीछे 10 फुट लंबी लकड़ी की तलवार थी। उसके मुंह से नवीन ने 9 सितारों का पैटर्न देखा। क्या आप 9 सितारा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, वरिष्ठ मोहनदास? नवीन जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। माओ माउंटेन संप्रदाय जिसका वह नेतृत्व करता था, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में 3रे स्थान पर था। और अगर उसने सही अनुमान लगाया तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति 9 सितारा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु मोहनदास था। मोहनदास का 9 सितारा संप्रदाय भी भूतों से निपटने में माहिर संप्रदाय था। उनके 150,000 शिष्य थे और वे माओ माउंटेन संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें नॉर्थ मिस्टिक हेवन के भूत शिकार संप्रदाय में दूसरा स्थान प्राप्त था। न केवल मोहनदास नवीन से 900 साल बड़े थे, बल्कि उनकी साधना भी मध्य चरण के वर्चस्व क्षेत्र में थी। वे नवीन के प्रारंभिक चरण के वर्चस्व क्षेत्र से एक स्तर ऊपर थे। इसलिए नवीन ने मोहनदास के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। मोहनदास ने सिर हिलाया। यह मैं हूँ, मैं माओ माउंटेन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूँ, नवीन। नवीन ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। मोहनदास ने नवीन के हाथ में मौजूद क्रू ड्रैगन प्लेट पर नजर डाली और कहा, अफवाह है कि माओ माउंटेन संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना क्रू ड्रैगन प्लेट हजारों किलोमीटर दूर से भूतों की आभा को इकट्ठा कर सकता है। ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। नवीन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। माओ माउंटेन संप्रदाय भूतों को खोजने के लिए क्रू ड्रैगन प्लेट पर निर्भर करता है। यह अभी भी आपकी 9 चमकदार भूत खोज तकनीक से थोड़ा कमतर है। वह विनम्र नहीं था, बल्कि सच कह रहा था। 9 सितारे संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध भूत खोज तकनीक 9 चमकदार भूत खोज तकनीक थी। इस मंत्र का कार्य क्रू ड्रैगन प्लेट के समान था। हालांकि ये क्रू ड्रैगन प्लेट की तुलना में अधिक सटीक था और एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता था। मोहनदास ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हमारे संप्रदायों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। हमारे लिए एक साथ भूतों को मारना अच्छी बात है, लेकिन मैं आज सबसे पहले यही कहूंगा, मुझे इस शाही मकबरे में भूत चाहिए। नवीन ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो चलिए इसे करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी अंदर जाना है और देखना है कि अंदर कौन से भूत हैं। उनके जैसे भूत शिकार संप्रदायों ने हमेशा अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए भूत शिकार का उपयोग किया था। इस शाही मकबरे में भूत बहुत शक्तिशाली थे। उनकी नज़र में वे बहुत आकर्षक थे। नवीन अवसर को छीनना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत मोहनदास की तुलना में कम थी, इसलिए वह केवल सहमति में सिर हिला सकता था। मोहनदास ने सिर हिलाया और शाही मकबरे की ओर चल दिया। इस समय उनके दर्जन भर या 9 सितारा संप्रदाय के शिष्य भी शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और जल्दी से उनका पीछा किया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद सभी रुक गए। एक सफ़ेद रोशनी उनके सामने उतरी और उनका रास्ता रोक दिया। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सफ़ेद लबादे में ड्रैगन असेंशन की एक फीकी आभा से घिरा हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें खुली और बंद हुईं, फीकी बिजली चमकी, जिससे मोहनदास और नवीन को अपने दिल की गहराइयों से डर लगने लगा। ड्रैगन आपके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ है और आपकी आंखों में बिजली है। तो ये स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु श्री वासुदेव हैं। माओ माउंटेन संप्रदाय के नवीन आपको नमस्कार करते हैं, वरिष्ठ। 9 सितारा संप्रदाय के मोहनदास आपको नमस्कार करते हैं, वरिष्ठ। इस समय न केवल नवीन बल्कि मोहनदास भी जल्दी से आगे बढ़े और झुके।
क्योंकि उनके सामने वासुदेव थे, जो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में नंबर 1 संप्रदाय, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे। वासुदेव का जीवनकाल 6000 साल से ज्यादा था और उनकी साधना सर्वोच्चता के शिखर पर थी। अफवाहों के अनुसार उनके पास खुद की रक्षा के लिए 3 जादुई स्तर के दूतियान यिनकाद थे। वे सर्वोच्चता के दायरे से नीचे के सभी भूतों को मार सकते थे। ऐसे पुराने पावर हाउस के सामने कोई भी अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वासुदेव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अंदर के भूत मेरे हैं। इस बिंदु पर मोहनदास और नवीन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। वासुदेव का मतलब बहुत स्पष्ट था, कोई भी उससे इसे नहीं छीन सकता था। ऐसे पावर हाउस के सामने सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ आप पर निर्भर है बड़े वासुदेव, हम बस देखेंगे, उन दोनों ने कहा। धन्यवाद। वासुदेव ने थोड़ा सिर झुकाया। अगर वे इस मामले पर अच्छी तरह से फैसला कर पाते तो बेहतर होता। यह मौत से लड़ने से बेहतर था। जैसे ही वे मुड़े और शाही कब्रों की गहराई में जाने वाले थे, अचानक एक आवाज़ सुनाई दी और उन्हें रोकना पड़ा। पत्नी, हमारे देश की शाही कब्रें आगे हैं। पत्नी। वासुदेव, मोहनदास और नवीन की आंखें चमक उठीं और वे जल्दी से पीछे मुड़े। सितारों और चांद के बीच सफ़ेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी आया। क्या यह उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग की पत्नी है? उन तीनों ने राजमहरा के बगल में 4 शिशुओं को देखा और सभी तरह की अफवाहों के साथ उन्होंने तुरंत राजमहरा की पहचान का अनुमान लगाया। वासुदेव जल्दी से राजमहरा की ओर चले गए। मोहनदास और नवीन चौंक गए। वासुदेव के चेहरे पर अभी एक दबंग भाव था। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही उसने इसे एक चापलूसी भरे भाव में बदल दिया। वे दोनों आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए, जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी। उसके सामने वासुदेव केवल उसे खुश कर सकते थे। ये सोचते हुए वे दोनों जल्दी से उसके पीछे चले गए। मैं वासुदेव हूँ, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। नमस्कार कॉन्सर्ट, मैं 9 सितारा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु मोहनदास हूँ। नमस्कार कॉन्सर्ट, मैं माओ माउंटेन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु नवीन हूँ। नमस्कार कॉन्सर्ट। उन तीनों और उनके पीछे के शिष्यों के चेहरे पर सम्मानजनक भाव थे। कॉन्सर्ट महारानी मिस्टिक आइज का आदमी था। हर कोई जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। राजमहरा ने केवल अभिवादन के रूप में लापरवाही से सिर हिलाया। दूसरी ओर उसके बगल में बैठे विवान ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के शीर्ष 3 संप्रदाय यहाँ एकत्रित हुए हैं। कितना दुर्लभ, वासुदेव ने कहा। हाल ही में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के देशों में अचानक अराजकता फैल गई है। मैंने भूतों का पीछा करते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है। मोहनदास और नवीन ने एक साथ सिर हिलाया। हम भी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के लोगों को भूतों से छुटकारा दिलाने के लिए पहाड़ से नीचे गए थे, क्योंकि हमने सुना था कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय और अन्य संप्रदाय भूतों को पकड़ने में विफल रहे हैं। राजमहरा के भाव नहीं बदले, लेकिन उन्होंने खुद को सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, अराजकता शिकी राष्ट्र तक सीमित नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें निर्दयी होना था और अराजकता के मास्टरमाइंड को खत्म करना था। वासुदेव ने राजमहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। संगिनी, क्या तुम भी भूतों को मारने के लिए यहाँ आए हो? राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, वासुदेव ने मन ही मन सोचा कि संगिनी की पहचान और योग्यता के कारण उसे स्वाभाविक रूप से अपनी साधना बढ़ाने के लिए अंदर के भूतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसे अंदर के सभी भूतों को मारने का पूरा भरोसा था। भूतों को मारने की पहल करना और संगिनी के सामने दिखावा करना बेहतर था। इसलिए उसने कहा, संगिनी का दर्जा बहुत बढ़िया है। अंदर के भूत बहुत गंदे हैं। मुझे डर है कि वे संगिनी और छोटी राजकुमारियों को कलंकित कर देंगे। मुझे भूतों जैसी चीज़ों से निपटने दो। मोहनदास और नवीन ने तुरंत वासुदेव के इरादे समझ लिए। वे दोनों भी राजमहरा को खुश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारे लिए बोझ साझा करने को तैयार हूँ। राजमहरा को पहले से ही पता था कि वे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में शीर्ष भूत शिकार संप्रदायों के संप्रदाय नेता थे। ये सोचकर कि वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, उसने सिर हिलाया और कहा, जरूर, सबसे बड़े भूत को जीवित रखना याद रखें। मेरे पास अभी भी इसके लिए अन्य उपयोग हैं। हाँ, वासुदेव और अन्य 2 प्रसन्न हुए। अपने चेहरे को कॉन्सर्ट के सामने दिखाने में सक्षम होने से न केवल वे बल्कि 3 प्रमुख संप्रदाय भी गौरव में साझा करेंगे। फिर वे तीनों जल्दी से अपने शिष्यों को शाही कब्रों में ले आए। जल्द ही वे शाही मकबरे के केंद्र में कब्र के पास पहुंच गए। उन्होंने इसे ध्यान से महसूस किया। यहाँ भूत की आभा विशेष रूप से समृद्ध थी और एक दुर्गंध वाली हवा चल रही थी। हालांकि वासुदेव और अन्य 2 बेफिक्र थे। इस तरह की भूतिया आभा उनके लिए कुछ भी नहीं थी। उनके नेतृत्व में उनका समूह कब्र में प्रवेश कर गया। वे एक अंधेरे और भयानक वातावरण में थे। मांस और खून का कितना ताज़ा स्वाद है, मैं इसे चखना चाहता हूँ। सामने से एक उदास आवाज़ सुनाई दी और फिर 10 या उससे ज़्यादा बेहद भयंकर भूतिया आभाएं उभरी। बड़े वासुदेव, चलो इस भूत से निपटते हैं, मोहनदास और नवीन ने कहा। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि उनके सामने 10 से ज़्यादा स्पिरिट स्टेज भूत थे। हाँ, वासुदेव ने सिर हिलाया। मोहनदास और नवीन ने तुरंत अपने शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माओ माउंटेन संप्रदाय की माओ माउंटेन तकनीक और 9 सितारा संप्रदाय की 9 शब्द मंत्र हथेली। उनके हाथों में अंतहीन हत्या की मंशा विकसित हुई।
10 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने कब्र में मौजूद सभी 10 या उससे अधिक आत्मा अवस्था के भूतों को मार डाला। एक पल के लिए कब्र की जमीन खून से लथपथ हो गई और बहुत ही खराब गंध आ रही थी। ये देखकर कि वासुदेव ने कुछ नहीं कहा, मोहनदास और नवीन ने ऊर्जा को मजबूत करने वाली लौकी निकाली और उत्सर्जित होने वाली सभी भूत आभा को चूस लिया। इस समय सभी लोग पहले ही कब्र के केंद्र में पहुंच चुके थे। विशाल और खाली जगह में एक विशाल कांस्य ताबूत था। ताबूत के ढक्कन से एक बेहद ठंडी और घनी भूत आभा बह रही थी। मोहनदास और नवीन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वासुदेव ने आंखें सिकुड़कर सावधानी से कहा, इस ताबूत में जो भूत हैं वे निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। वह थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कांसे के ताबूत में जो भूत है वह उसके जीवन में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूत है। जब तुम जानते हो कि मैं कितना भयानक हूं तो तुम फिर भी अपनी मौत की ओर क्यों भाग रहे हो? इस समय कांसे के ताबूत से एक उदास आवाज सुनाई दी। धमाका! विशाल और भारी ताबूत का ढक्कन एक बहुत बड़ी ताकत से एक आश्चर्यजनक आभा के साथ उड़ गया। तभी ताबूत से एक सफेद आकृति उभरी। वह एक साधारण व्यक्ति से 2 सिर लंबा था। उसका पूरा शरीर चांदी सफेद था, मछली के तराजू की तरह। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं। उसके मुंह में नुकीले दांत चाकू जितने लंबे थे। उसे ध्यान से आंकने के बाद वासुदेव, मोहनदास और नवीन कांप उठे और सदमे में चिल्ला उठे। चांदी के कवच वाला ज़ोंबी। अध्याय 155। सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी। घोस्ट दाव में परिष्कृत किए गए सभी ज़ोंबी में वे दूसरे सबसे शक्तिशाली भूत थे। वे पहले वाले गोल्डन आर्मर्ड ज़ोंबी से सिर्फ एक स्तर नीचे थे, जो कि प्रसिद्ध ज़ोंबी राजा था। नश्वर लोगों के लिए सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी अत्यंत दुर्लभ ज़ोंबी थे। सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी को परिष्कृत करने की आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। इसके लिए न केवल यिन विशेषता वाले जीवन प्रावधान की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए एक लाश की भी आवश्यकता थी जो टूटते सूरज या यिन घंटे के दौरान मर गई हो। इसके अलावा इस ज़ोंबी को जीवित रहते हुए एक निश्चित मात्रा में किस्मत वाला व्यक्ति होना चाहिए था। उदाहरण के लिए उनके सामने सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी। वासुदेव और अन्य लोगों ने निर्धारित किया कि जब वह जीवित था तो वह शिकी राष्ट्र का संस्थापक सम्राट रहा होगा। अन्यथा वह कब्र के बीच में एक ताबूत में सो नहीं रहा होता और अन्य भूतों से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता। सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी की आभा को ध्यान से महसूस करने के बाद वासुदेव और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जो अंदर बंद है वह वास्तव में सर्वोच्चता क्षेत्र के शिखर पर एक भूत राजा है। चाहे वह कांस्य आर्मर्ड ज़ोंबी, सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी या गोल्डन आर्मर्ड ज़ोंबी को परिष्कृत करना हो, उन्हें अपने शरीर में एक या अधिक भूत आत्माओं को संग्रहित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग बर्तन के रूप में करना था। तभी वे बाहरी दुनिया के साथ एक हो सकते थे और बेहद घातक हत्या मशीन बन सकते थे। वासुदेव और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी में वास्तव में एक सर्वोच्चता क्षेत्र का भूत राजा छिपा हुआ था। उसकी ताकत अर्ध सम्राट क्षेत्र के असीम रूप से करीब है। वासुदेव, मोहनलाल और नवीन ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर के झटके के बाद उन तीनों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। जैसा कि कहावत है, खतरे से भाग्य आता है। उनके सामने चांदी के कवच वाला ज़ॉम्बी बेहद शक्तिशाली था। इससे उन्हें जो लाभ मिल सकता था वह बस अकल्पनीय था। इसके अलावा भूतों से निपटने के लिए उनके तीनों संप्रदायों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अंतिम तकनीकों और उनकी ताकत के साथ उनसे लड़ना असंभव नहीं था। इसके अलावा अभी अभी उन्होंने सभी ने राजमहरा की मदद करने की कसम खाई थी। अगर वह अभी चला गया तो वह भविष्य में राजमहरा को ये कैसे समझाएगा? बहुत विचार करने के बाद उन तीनों ने हमला करने का फैसला किया। उसे मार डालो। मोहनलाल और नवीन फिर एक साथ आगे बढ़े और अपने संप्रदाय की अंतिम तकनीक को प्रकट करने के लिए अपने शरीर में सच्चे सार को उन्मत्त रूप से जुटाया। 9 शब्द मंत्र हथेली, 5 वज्र मंत्र, हजारों विशाल लाल हाथों के निशान सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी पर तूफान की तरह दबाव डाल रहे थे। उसी समय माओ माउंटेन संप्रदाय की अंतिम तकनीक 5 थंडर मंत्र ने स्वर्गीय बिजली के 100 बोल्टों को ट्रिगर किया जो सीधे सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी के शरीर में भूत राजा पर निशाना साध रहे थे। बच्चों का खेल। सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ उठा। उसके शरीर से भूत की आभा फूट पड़ी और उसके शरीर से एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। धमाका! हरी रोशनी मोहनलाल और नवीन की जानलेवा चालों से टकराए और तुरंत फट गई। उन दोनों ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया, जबकि एक बदबू उनकी ओर बढ़ रही थी। जल्दी करो, चकमा दो, यह ज़ॉम्बी का जहर है। वे दोनों जल्दी से 10 से ज्यादा कदम पीछे हट गए, यहाँ तक कि दोनों संप्रदायों के अनुयायी भी चौंक गए। चकमा देने के बाद उन्होंने डरकर सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी को देखा। न केवल ये सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी कांस्य की तरह कठोर है, बल्कि इसकी साधना का स्तर भी उच्च है। इसमें ज़ॉम्बी जहर भी है। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उफ! इस समय 3 रक्त रोशनी आकाश में चली गईं और पूरे मकबरे को रोशन कर दिया। भूत, मर जाओ। वासुदेव ने पहले ही अपना सारा सच्चा सार 3 द्वितीयान यिन कार्ड में डाल दिया था। एक पल के लिए द्वितीयान यिन कार्ड 3 भूत दमन पर्वतों में बदल गया जो बिजली और गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट कर रहे थे, क्योंकि यह एक शक्तिशाली आभा के साथ सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी पर दबाव डाल रहा था। मोहनलाल, नवीन और अन्य लोग चौंक गए, जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में नंबर 1 संप्रदाय के जादुई खजाने से उम्मीद थी। द्वितीयान यिन कार्ड वास्तव में भयानक था। धमाका, धमाका, धमाका!
हालांकि पलक झपकते ही एक चांदी की रोशनी चमक उठी और चांदी के कवच वाले ज़ोंबी ने तीनों भूत दमन पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। मैं शिकी राष्ट्र का संस्थापक सम्राट हूँ। मेरे पास पूरे देश का भाग्य है। एक बेकार धातु का टुकड़ा मुझसे कैसे निपट सकता है? चांदी के कवच वाले ज़ोंबी ने एक बेमिसाल जंगली हंसी निकाली और सभी पर दहाड़ने लगा। दहाड़, भयानक शॉक वेव में हरी गैस मिली हुई थी जिसने वासुदेव और अन्य लोगों को इतना डरा दिया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। कितना शक्तिशाली! मैं वास्तव में उसे हरा नहीं सकता। भागो! उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर ज़ॉम्बी के जहर का जरा सा भी जहर उन्हें छू गया तो वे तुरंत ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और भले ही ज़ॉम्बी का जहर ज़ॉम्बी के जहर से दूषित न भी हो, सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी की भयानक खेती और शरीर के साथ यह उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। वे मूर्ख होंगे जो अब भाग नहीं पाएंगे। फिर समूह तेजी से मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वे शाही मकबरे से बाहर निकल आए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि राजमहरा कुछ ही दूरी पर बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस सफ़ेद लबादे को देखकर सभी को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अरे, वे इतनी जल्दी बाहर निकल गए। रिया ने वासुदेव और बाकी लोगों को देखा और तुरंत चौंक गई। अनन्या, अलीशा और राधिका ने उनकी ओर देखा। बड़ा भूत कहाँ है? क्या तुम लोगों ने डैडी को सबसे बड़े भूत को पकड़ने में मदद करने का वादा नहीं किया था? वासुदेव और अन्य लोग शर्म से लाल हो गए। वे उसे पकड़ना चाहते थे लेकिन सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी की ताकत बहुत भयानक थी। वे पहले से ही भाग्यशाली थे कि बच गए। दहाड़! इस समय सभी के पीछे से दहाड़ की आवाज़ आई। भयानक हत्या के इरादे ने आसपास की हवा को हिला दिया। सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी शाही मकबरे की शहर की दीवार को तोड़कर खंडहरों से आसमान में उड़ गया। जब उन्होंने उसे देखा तो न केवल वासुदेव और अन्य लोग चौंक गए बल्कि हुईनेंग, आदित्य और अन्य लोगों के दिल भी डूब गए। ये सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी बहुत शक्तिशाली था। प्राचीन भूतिया आभा पहाड़ की तरह नीचे दब गई। धमाका! जैसे ही सभी घबरा रहे थे, एक नीली रोशनी हवा में फैल गई और एक तेज सीटी बजने लगी। सभी ने अपनी निगाहें एकाग्र की और देखा कि यह वास्तव में एक बिजली का ड्रैगन था जो 10,000 फीट लंबा था। बिजली के ड्रैगन के शरीर के चारों ओर बिजली चमकी और गरज के साथ आसमान में आग की लपटें उठीं। बिजली के ड्रैगन को पकड़े हुए व्यक्ति का नाम राजमहरा था। बिजली के कट के फटने की आवाज़ के साथ राजमहरा ने बिजली के ड्रैगन को नियंत्रित किया और सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी को चाबुक से मारा और फिर बिजली के ड्रैगन को उसके चारों ओर कसकर लपेट दिया। भयानक 5 तत्वीय बिजली की शक्ति सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी के शरीर को भेदती हुई उसके अंदर भूत राजा तक पहुंची। उसे तब तक जलाती रही जब तक वह रोया और चिल्लाया नहीं। वासुदेव और अन्य लोगों ने प्रशंसा भरी नज़रों से देखा, जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती थी। अपने हाथ में बिजली के ड्रैगन के साथ उसकी आभा बेजोड़ है। कोई भी भूत उसके सामने घुटने टेक सकता है। धमाका! राजमहरा ने अपनी कलाई हिलाई और सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी को ज़मीन पर पटक दिया। भयानक बिजली की शक्ति ने भूत राजा को जला दिया और पूरा सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी स्क्रैप मेटल की तरह हो गया जो ज़मीन पर हिलने में असमर्थ था। फिर राजमहरा ने राक्षस आध्यात्मिक भावना को छोड़ा और भूत राजा की चेतना के सागर पर जबरदस्ती आक्रमण किया और उसकी सारी यादों को लूट लिया। आखिरकार उसे वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। धमाका! फिर उसने 5 तत्वीय बिजली की शक्ति को नियंत्रित किया और सिल्वर आर्मर्ड ज़ॉम्बी के शरीर पर जबरदस्ती आक्रमण किया और भूत राजा को तुरंत धूल में मिला दिया। वासुदेव और अन्य लोग विस्मय में थे और जल्दी से झुक गए। शक्तिशाली पत्नी! राजमहरा ने अपनी बेटियों के साथ जाने से पहले अभिजीत और अन्य लोगों को शांति से देखा। उसने भूत राजा से अभी अभी सीखा था कि इस चांदी के कवच वाले ज़ॉम्बी को शाही मकबरे में रक्तात्मा संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से परिष्कृत किया गया था। उन्होंने शाही मकबरे को इसलिए चुना क्योंकि ऐसी जगह अच्छी फेंग शुई के साथ एक बेहतरीन जगह थी। इसके अलावा यहाँ दफनाए गए लोग विभिन्न देशों के सम्राट थे। जब वे जीवित थे तो वे बेहद भाग्यशाली थे। वे इन सम्राटों के कंकालों का उपयोग लाशों को परिष्कृत करने या भूतों को पालने के लिए करते थे। यह न केवल शक्तिशाली भूतों को जल्दी से पोषित कर सकता था बल्कि यह पूरे महल को तुरंत नुकसान भी पहुंचा सकता था। रक्त आत्मा संप्रदाय 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने कर्ज का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी तुम लोग फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए बाहर आ गए। चूंकि तुम लोग इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम सभी को नरक में जाने दूंगा। राजमहरा की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। नॉर्थ मिस्टिक हेवन वह जगह थी जहां वह और उसकी बेटियां रहती थीं और यही दीपिका का करियर भी था। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जो कोई भी बुरी नीयत रखने की हिम्मत करता वह बिना दफन हुए मर जाता। उन्होंने राजमहरा की लंबी आकृति को दूर जाते देखा। वहां मौजूद हर कोई लंबे समय तक अपने सदमे से उबर नहीं पाया और वे उसकी शक्तिशाली आभा में डूब गए। लंबे समय के बाद मोनिका ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट की। पिताजी, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहती हूँ और सेना में शामिल होना चाहती हूँ। वह मूल रूप से एक अतुलनीय रूप से कमजोर महिला थी जिसे कला पसंद थी। हालांकि इतना अनुभव करने के बाद वह समझ गई कि केवल मार्शल बल ही खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्सर्ट बेहद सक्षम था। वह मार्शल आर्ट की खेती करके कॉन्सर्ट के करीब जाना चाहती थी। अभिजीत और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एक बार कमजोर राजकुमारी मोनिका वास्तव में कुछ ही समय बाद दुनिया की प्रसिद्ध वाल्किरी बन गई।
उत्तरी मिस्टिक हेवन सीमा से 90 मिलियन किलोमीटर बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। जहां तक नजर जाती हर जगह कब्रें और हड्डियां थीं। और यह जमीन और भी भयानक थी। हर जगह खून की लाल मिट्टी दिखाई दे रही थी, मानो मिट्टी में इंसानी खून बह रहा हो। एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी चमक उठी। कब्रिस्तान के ऊपर आसमान में दीपिका दिखाई दी। कब्रिस्तान की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसने पाया कि इस जगह की रखवाली करने वाली एक प्राचीन संरचना थी। और इस संरचना के अंदर वास्तव में एक रक्त पर्वत था जो लाखों मीटर ऊंचा था और बादलों में ऊंचा था। जैसे ही दीपिका संरचना को तोड़ने वाली थी, अचानक दो आकृतियां उसके सामने आ गईं। आप रक्त आत्मा संप्रदाय से हैं? दीपिका ने शांति से पूछा। जब संप्रदाय की रखवाली करने वाले दो लोगों ने दीपिका की असाधारण आभा देखी तो उनकी आवाज में विस्मय की झलक थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? दीपिका ने ठंडे स्वर में कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय को नष्ट करने के लिए। स्विश, एक नीली रोशनी चमकी और उसने उन दोनों को नीचे गिरा दिया।